नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर, दंतेवाड़ा में आप जानते हैं नक्सली हमला हुआ। इस हमले का वीडियो सामने आ गया है। दरअसल कल दंतेवाड़ा का अरनपुर, यहीं पर नक्सली हमला हुआ था और इस हमले को नक्सलियों ने अंजाम दिया था आईईडी ब्लास्ट के जरिए। तो नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में 10 जवान शहीद हो गए थे। अब इसी हमले का एक वीडियो है जो सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने। पूरा उड़ गया। खुल गया भैया, भैया पूरा उड़ गया। खुल गया भैया, भैया पूरा उड़ गया, पूरा उड़ गया। खुल गया भैया, भैया पूरा उड़ गया। तो ये देखा आपने, ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी फोर्स के जवान थे, जा रहे थे और तभी ये आईईडी से ब्लास्ट हमला। खुल गया भैया, इस पे साफ तौर पर आवाज आ रही है फायरिंग की, पूरा उड़ गया, ब्लास्ट की। भैया पूरा उड़ गया, ये भी आप सुन रहे हैं बार बार उस शख्स को कहते हुए जिसके कैमरे में ये पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। खुल गया भैया, नक्सलियों की फायरिंग का ये वीडियो है, आईडी ब्लास्ट का ये वीडियो है जो सामने आया है। इस हमले में 10 जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के वो शहीद हुए थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं ज्ञानेंद्र से कि ये वीडियो और इस वीडियो से अंदाजा लगाना अब और आसान हो गया है कि किस तरीके से घात लगाकर इस हमले को नक्सलियों ने अंजाम दिया। ज्ञानेंद्र, ये जो गर्मी का महीना है रोमाना, इन दिनों यहाँ पर बारिश हो गई है और बारिश में पत्ते आ गए हैं पेड़ में। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि नक्सलियों ने लगभग 200 से 300 मीटर दूर बैठकर, पेड़ के ऊपर बैठकर इस पूरे ब्लास्ट को दोनों ही तार ट्रिगर किया है और जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। ये जो वीडियो आया है बहुत महत्वपूर्ण है। एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को मैं बता दूं कि इस वीडियो में, ये वीडियो तुरंत जैसे ही ब्लास्ट हुआ है, या तो वहां से कोई आने जाने वालों ने बनाया है या तो फिर आवाज़ भी आ रही है, गोली चलने की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये कि नक्सली वहाँ थे और अगर ये बैकअप पार्टी वहाँ नहीं होती, वीडियो में जो दिखाई दे रहा है रोमाना, तो नक्सली हमेशा करते क्या है कि इस तरह से ब्लास्ट करने के बाद हथियार भी लूट लेते हैं। अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं दंतेवाड़ा में, ये वही सड़क है। देखिए, ये वही सड़क है जिस सड़क में ब्लास्ट हुआ है। अब ये चमचमाती सड़क, इसके नीचे कितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक लगाया गया था जिसके बाद ब्लास्ट हुआ है। ये वही सड़क है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। यहाँ से केवल 10 किलोमीटर की दूरी है और इसी सड़क के नीचे ब्लास्ट लगाया गया था विस्फोटक और गाड़ी ब्लास्ट हो गई, जिसके बाद परखच्चे उड़ गए। मेरी गाड़ी इधर है, दुर्गेश इधर आइए, मेरी गाड़ी ये है। अब ये गाड़ी चल रही है, इधर आइए, गाड़ी को आगे लाते जाइए, गाड़ी को देखिए, गाड़ी आ रही है आगे और गाड़ी इसी तरह से चल रही थी और अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरी गाड़ी तितर बितिर हो जाती है। और यही वो सड़क है, ये वही सड़क है क्योंकि आईडी जो विस्फोटक लगाते हैं, जिस रास्ते से मैं दंतेवाड़ा जा रहा हूँ रोमाना, इस रास्ते में भी कई जगह आईईडी लगी हो सकती है, कई जगह, और इसके आगे भी ब्लास्ट कर चुके हैं नक्सली और इसके पीछे भी ब्लास्ट कर चुके हैं नक्सली। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, ऐसी ही स्थिति कल थी जब नक्सली पेड़ के, अब ये पेड़ है, इसी पेड़ के को सीध बनाकर, इस सीधाई बनाकर, मतलब ये अंदाजा लगाते हैं ये पेड़ है, या वहीं से दिखाइए, यहां पर नक्सली होते हैं, यहाँ माओवादी होते हैं और जैसे ही गाड़ी जाती है यहाँ से इसके सीध में, वहीं जाकर वो उसे ट्रिगर कर देते हैं और फिर जो है ब्लास्ट हो जाता है। इसी तरह से पेड़ का या किसी का आड़ लेते हैं नक्सली और फिर उसके बाद से ब्लास्ट कर देते हैं। और ऐसा ही कल हुआ कि कल नक्सली बहुत दूर बैठे थे। वो पूरी हम आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाएंगे कि तार कहाँ बिछाया गया था, कहाँ से उसे ट्रिगर किया गया, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी बस आप इतना समझिए कि ऐसी चमचमाती सड़क और इसी तरह से देखिए पिकअप ही आ रही है, ये देखिए ये पिकअप है। अब ये अचानक से ब्लास्ट हो जाए, कल यही हुआ। इसी तरह से पिकअप गाड़ी में बैठकर जवान जा रहे थे। 150 की संख्या में देवा
जो इस पूरे एरिया कमेटी का कमांडर है नक्सली का, उसके होने की सूचना थी रोमाना, और वहाँ देवा मौजूद था, ऐसी सूचना थी। और इसी सूचना के आधार पर जो डीआरजी है, जो कि जिनका स्पेशलाइजेशन केवल इसी पर है कि वो नक्सलियों से लोहा लेते हैं, वो पूरी टीम निकली थी और वहाँ निकली थी। उसके बाद लौट रही थी ऑपरेशन करके छुटपुट। वहाँ पर आईजी से मेरी आज सुबह बात हुई, उन्होंने बताया कि कुछ छुटपुट गोलीबारी भी हुई थी। उसके बाद लौट रही थी और जब थक गए थे जवान, पिकअप पे जा रहे थे इसी चमचमाती सड़क में, तो अचानक नक्सलियों ने बहुत दिन से प्लान किया हुआ था। तार के जो पूरे निशान है वो आज एबीपी न्यूज में विस्तृत रिपोर्ट हम आगे दिखाएंगे आपको। और इसी तरह से नक्सलियों ने ब्लास्ट किया, जिसमें 10 जवानों की और 1 सिविलियन की शहादत हो गई। रोमाना, अब ये बताइए कि ये जो पूरा बस्तर रीजन है, यहां पर कल जिस तरीके से नक्सलियों ने घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हो गए, अब इस पूरे रीजन में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट किया हुआ है। तो यहां किस तरीके के इंतजाम और बढ़ा दिए हैं सुरक्षा के? उत्तर के अंदरूनी इलाकों में मैं लौटूंगी ज्ञानेंद्र के पास, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा दें। सर्वोच्च बलिदान और उसी को ये श्रद्धांजलि जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको बता दें, 10 जवान जो शहीद हुए, इनमें जोगा सोढ़ी, मुन्ना राम करती, संतोष तामो, दुर्गो मंडावी, एक इस तरीके से हाथ जोड़कर नमन करते हुए इस सर्वोच्च बलिदान के लिए देश कृतज्ञ है इन वीर जवानों के। मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की ये आहुति जो इन जवानों ने दी है। तो मैं नाम बता रही हूं आपको इन 10 वीर जवानों के: दुर्गो मंडावी, लखमू मरकाम, जोगा कबासी, हरिराम मंडावी, राजू राम कर्टम, जयराम पोडियाम, जगदीश कबासी। ये 10 जवान और 11वें निजी वाहन चालक धनीराम यादव। कुल 11 लोगों की मौत, जिसमें 10 जवान हैं जो शहीद हुए हैं। दंतेवाड़ा से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं, जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और साथ ही सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई जो है वो एक तरीके से अपने अंतिम चरण में है, और इसी वजह से ये बौखलाहट नक्सलियों की कि इस रूप में घात लगाकर उन्होंने ऐसे हमले को अंजाम दिया। और आइए एक बार फिर से अब आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है जवानों को, लेकिन सवाल ये कि इस वक्त ये पूरा का पूरा इलाका, पूरा बस्तर रीजन, यहां पर किस तरीके का माहौल है, जरा बताइए। और सुरक्षा को लेकर अब और किस तरीके की चौकसी बरती जा रही है, उससे पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए आप। जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और उन्हीं का
दुख साझा करते हुए, संवेदनाएं जताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप देख रहे हैं। परिवार के लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कल ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना वो व्यक्त करते हैं। और आज देखिए ये मुलाकात जो कर रहे हैं भूपेश बघेल, सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि यह लड़ाई अंतिम दौर में चल रही है। नक्सलियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, कीमत चुकानी होगी नक्सलियों को इस कायराना हरकत के लिए जो उन्होंने अंजाम दी है। योजनाबद्ध तरीके से नक्सलियों का खात्मा करने में जुटी हुई है सरकार। ये आश्वासन भी भूपेश बघेल की तरफ से दिया गया है। और इस बीच आप देख रहे हैं वो जवान जो शहीद हुए हैं उन्हीं के परिवारों से मिलते हुए, संवेदना व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये तस्वीरें सीधे दंतेवाड़ा से। ये जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है डीआरजी, उसी की फोर्स के ये जवान जो कल नक्सलियों के इस हमले में शहीद हुए। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं ज्ञानेंद्र के पास और जानते हैं ज्ञानेंद्र से किस तरीके से इस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ज्ञानेंद्र। रोमाना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत जो है प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ के डीजीपी हैं अशोक जुनेजा और तमाम से आला अधिकारी पहुंचे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है दंतेवाड़ा पुलिस लाइन में अभी। और जो परिजनों को बिलखते हुए एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं। जब आज मैं सुबह सुबह वहाँ गया था जहाँ पर जवानों के पार्थिव शरीर को रखा जाना था और फिर तमाम एम्बुलेंस लगाई गई थी कि उनके गृहग्राम पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा, वहाँ मेरी जो चालक है उसकी बेटी बसंती से मुलाकात हुई थी। रोमाना, बसंती कह रही थी कि हमने पापा से कहा था कि मत जाइएगा उस इलाके में जवानों को लेकर, पापा नहीं माने, गए और देखिए वो जिंदा गए थे घर से और अब उनका देह मतलब उनका मरा हुआ शरीर मैं लेने आई हूँ। बिलख कर रो रही थी। 7वीं पढ़ने में एक पढ़ने वाला एक बेटा भी था, माँ भी थी, ऐसे कई वहाँ पर पिता थे, बेटे थे, बेटी थी, पत्नी थी, बहन थी, बहुत सारे लोग थे जिनको मैं 10-12 साल से इसी तरह से देख रहा हूँ, जो रोते हैं, बिलखते हैं। सरकार आती है और कहती है कि जो हुआ गलत हुआ, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये नक्सलवाद का नासूर खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सिस्टम पर है, सरकार पर है। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे। अब रही सुरक्षा की बात कि इस पूरे इलाके में है क्या या क्या स्थिति है। स्थिति कुछ नहीं है। स्थिति वही है कि आज 4 दिन 5 दिन फिर सुरक्षा जो जवान है उनको भेजा जाएगा, आरोपी निकाली जाएगी, टीवी कैमरों में दिखाया जाएगा कि देखिए बस्तर आबाद है, चैन अमन की शांति है, यहाँ सब चैन की सांस ले रहे हैं। और फिर ऐसे ही 10-12 घर उजड़ जाएंगे, 10-12 बहन बेवा हो जाएंगी और इसी तरह से नक्सलवाद की चर्चा चलती रह जाएगी। बिल्कुल इस सिलसिले को थमना चाहिए ज्ञानेंद्र, इसका आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। फिलहाल आपकी विस्तृत रिपोर्ट का हमें इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। और आइए अब जल्दी से रुक कर लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। AK जैन सर, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, रंजन द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। बहुत स्वागत आप दोनों का। अरविंद जैन साहब, जो बात सरकार की तरफ से कही जा रही है कि साहब ये जो नक्सलियों की कायराना हरकत देखने के लिए मिली है, दरअसल अंतिम दौर में ये लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ, इसीलिए बौखलाहट नक्सलियों में। देखिए, ये टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव का इनका पीरियड चल रहा था जो मुझे बताया गया है नक्सलाइट्स का, और इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। ये बहुत बड़े बड़े जो पुलिस के कन्वॉय होते हैं उनको अटैक नहीं करते हैं। जो छोटा कन्वॉय होता है या एक सिंगल गाड़ी होती है उसको टारगेट करते हैं, और उसी के तहत इन्होंने जो है ये 10 जवानों की हत्या की। पहले आपने सुना होगा कि 72 जवान एक बार में मारे गए थे। इनकी क्षमता नो डाउट काफी कम हो चुकी है क्षेत्र में, पर फिर भी उसको नकारा जाना ये कतई उचित नहीं है। ड्रोन का सपोर्ट, सैटेलाइट का सपोर्ट और व्हीकल्स का सपोर्ट, जो कि पहले एंटी माइन व्हीकल्स चलती हैं, वो सब लगातार जारी रहना चाहिए। इस प्रकार से जवानों की क्षति, ये एक्चुअली सब ये लोकल ट्राइबल्स ही हैं जो डीआरजी में भर्ती किए गए हैं, सब लोकल ट्राइबल्स हैं और ये बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। और पर इससे जो है मनोबल भी टूटता है पुलिस का और उनके परिवारों का। और इसमें जो टेक्नोलॉजिकल जो भी असिस्टेंस मिलनी चाहिए पुलिस फोर्सेस को, वो ड्रोन्स की, सैटेलाइट की और एंटी माइन व्हीकल जो पहले चलती थी, रोड को क्लियर करती थी,
इन सबको लगातार व्यवस्था को जारी रखना चाहिए। सर, आपने वो जो क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा ना अभी कि साहब ये जो नक्सली है, देखिए इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली की है, रणनीति बदली है अपनी। पहले ये बड़े बड़े जो कॉन्वॉयज हैं उस पर घात लगाकर हमला करते थे, लेकिन अब छोटे जो दल होते हैं जो सुरक्षा में तैनात होते हैं उनको ये अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में रंजन द्विवेदी जी, सरकार को हमें अपनी रणनीति किस रूप में बदलनी होगी नक्सलियों की इस स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए? सर देखिए रोमाना जी, ये जो आईईडी डिवाइसेस हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, बड़ा तकनीकी विषय है। इस पर मैं भी जो है विदेश में जाकर के मैंने 16 हफ्ते का कोर्स किया था इसके ऊपर। और जिस प्रकार के ग्रुप को इन्होंने टारगेट किया आपकी बार, जो गार्ड के शैली के हैं और जिनका संभवतः प्रशिक्षण अच्छा नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से बड़ा आवश्यक है कि हर श्रेणी के कर्मी को जो सुरक्षा दायित्वों में लगा हुआ है उसको आईईडी डिवाइसेस को निष्प्रयोज्य करने की और पहचानने की व्यापक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। देखिए ये चोर सिपाही का खेल है, कभी यहां है कभी वहां है, और नक्सलियों पे कार्रवाई करना मुश्किल जरूर है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आम जनता से मिल जाते हैं। और हमारा सर्वथा यही प्रयास रहता है कि ऐसी कार्रवाई करें कि आम जनता को बिल्कुल कष्ट न हो और जो लोग इसमें लिप्त हैं वही मिले। तो इसलिए पुलिस के हाथ थोड़े बंधे होते हैं। इस प्रकार से जो है इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग नहीं कर सकती है पुलिस। तो इसका जो निदान है वो यही है कि व्यापक तौर पे आईडी डिवाइसेस को पहचानना और की लगी हुई हैं और उनको कैसे निष्प्रयोज किया जाए जी। निष्प्रयोज जो है वो आदमी को संभव नहीं है, तो हर आदमी को ट्रेन करना, लेकिन पहचान लेंगे तो इसके लिए जो विशेष दस्ता है फिर वो आके उसको निष्प्रयोज करेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर नक्सलियों से लड़ाई अभी जारी है और इसमें जिस तरीके से नक्सलियों की बदली हुई रणनीति नजर आ रही है, जरूरत ये कि जो सेना है, जो सुरक्षा बल हैं, उनकी भी रणनीति में यहां पर बदलाव किया जाए। इस वक्त हमारे साथ डीएम कृष्णैया, जिनकी हत्या की गई थी, उन्हीं की बेटी पद्मा एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। पद्मा, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि डीएम कृष्णैया, आपके पिता की हत्या के केस में जिस शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, वो शख्स आज रिहा कर दिया गया है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? क्या है आपकी भावना? ये बहुत ही दुख भरी बात है। हमने तो बिल्कुल सोचा नहीं था कि उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा आज। आखिर तो बाहर आ ही गए हैं और हमने सुना भी है कि आगे जाके वो चुनाव लड़ेंगे, खुद का एक पार्टी बनाएंगे। तो हमको तो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हुआ है ये जो भी डिसीजन नीतीश कुमार जी ने लिया है उनको बाहर लेके आने का, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। और हम तो चाहते हैं कि ये डिसीजन को रिकंसिडर किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट को भी अपील कर रहे हैं और पीएम मोदी जी का से भी यही रिक्वेस्ट है कि सोचे हमारे फैमिली के बारे में, और हम तो यही चाहते हैं कि उसको दोबारा जेल भेजा जाए। तो ये डीएम कृष्णैया की बेटी हैं, पद्मा हैं, जो कह रही हैं कि आज परिवार ये महसूस कर रहा है कि उसके साथ अन्याय हुआ, और अन्याय भी कब, जबकि अदालत की तरफ से इस मामले में फैसला सुनाया गया था, उम्र कैद की सजा बाहुबली आनंद मोहन को सुना दी गई थी। तो ये अन्याय मतलब देश की राजनीति ने आपके साथ किया है पद्मा? इसके लिए आप किसको कटघरे में खड़ा करेंगी, किसको जिम्मेदार मानेंगी? हाँ, देश की राजनीति हम तो जिम्मेदार मानेंगे डेफिनेटली नीतीश कुमार जी को ही, क्योंकि उनको सोचना चाहिए था कि आज तक भी 29 इयर्स के बाद भी अगर एसोसिएशन वाले लड़के ये सोच रहे हैं कि आनंद मोहन को दोबारा जेल जाना चाहिए, इतना एफर्ट डाल रहे हैं, तो शायद नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि मेरे पापा कितने अच्छे इंसान थे, उन्होंने बिहार के लिए कितना किया था तब उसके टाइम पे। अगर शायद मेरे पापा आज भी ज़िंदा होते तो कितना इम्प्रूव करते उस स्टेट को, मगर ऐसा तो मौका उनको दिया ही नहीं गया। तो ये जो भी सारे पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आनंद मोहन को बाहर लेके आने का, उसको फ्रीली अलाउ करने का, स्ट्रीट्स पे वॉक करने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा सरासर गलत है।
हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि पीएम मोदी जी इसमें इन्वॉल्व होके एक नया लॉ लेके आए जहाँ पे ये गैंगस्टर और माफिया का राज चला है, बिल्कुल भी उनका ये नहीं होना चाहिए राज। प्रधानमंत्री से आपको उम्मीद है, प्रधानमंत्री से आप आस लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में हस्तक्षेप कर परिवार को इंसाफ दिलवाएंगे? बस उन्हीं से उम्मीद है और किसी से नहीं। अच्छा पद्मा, ये बताइए आप कितनी बड़ी थी जब आपके पिता की हत्या कर दी गई थी, और उस वक्त की, उस दिन की, उस दौर की कुछ यादें जो आपके जहन में हों? मैं बस 4 साल की थी तब, और जब मेरे पापा गुजर गए थे। मेरी दीदी 5 साल की थी। मगर मेरा कनेक्शन मेरे पापा से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम भी काफ़ी इमोशनल हैं पापा की तरह, तो हमारा कनेक्शन उनसे बहुत ज़्यादा था। और जिस दिन उनकी ऐसा जब न्यूज़ हमको पहुंचा तो बहुत ज़्यादा हमको झेलना पड़ा। और कितना सोसाइटी में आज भी हम कितना फेस कर रहे हैं वो सिर्फ हमको पता है। वो दर्द और वो दुख भरी जो घटना हमारे साथ हुई थी, आज भी हम जब भी पढ़ते हैं उसके बारे में तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा तो यही है सवाल कि आनंद मोहन जी को ये किसने दिया वो राइट हमारे पापा की हत्या करने के लिए? किसने दिया उसको वो राइट? बिल्कुल, माँ बताती थी आपको उस दौर में किसी तरीके के दबाव से जिससे आपके पिता गुजर रहे होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं, और फिर वो भीड़ जिसने आपके पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिस मामले में आनंद मोहन को पहले फांसी की सजा हुई लेकिन बाद में ऊपरी अदालत ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दी। इसके बाद क्या आनंद मोहन बाहुबली की तरफ से आप लोगों के परिवार पर प्रेशर, धमकियां, इस तरीके का भी कोई सिलसिला हुआ? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि पापा के गुजर जाने के बाद तो मम्मा ने सिर्फ मेरे बारे में और दीदी के बारे में सोचा कि इनको कैसे बड़ा करे, इनका लाइफ हम सेटल कैसे करें। तो हम 3 लोग लड़कियां थे, तब क्या कर सकते थे? हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम जाएंगे या केस डालेंगे। ये आईएएस एसोसिएशन वाले जो मेरे पापा के बैचमेट्स थे, उन लोगों ने खुद मिलके ये एफर्ट डाला है, और उनका खुद का ही एफर्ट है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं, मगर पूरा एफर्ट एसोसिएशन वालों का ही है। वो चाहते हैं कि हमारे पापा को जस्टिस मिले, एसोसिएशन वाले चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन वाले। हम भी चाहते हैं डेफिनेटली, मगर हमारी परिस्थिति तब नहीं है या आज नहीं है कि हम जाके लड़े, क्योंकि हमको पता है कि लॉ कैसा होता है, उसमें कितना प्रेशर होता है, कितना हमको लड़ना पड़ता है। और हमारी स्थिति तब ऐसे नहीं थी कि हम आगे जाके लड़े इसके बारे में। आप लोगों के परिवार की तरफ से मगर मेरे पापा को बहुत ज्यादा थ्रेट्स आते थे। जी जी, आप लोगों के परिवार की तरफ से आनंद मोहन के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है? हमारे पापा एक पक्ष ये भी कहता है कि आनंद मोहन ने अपने किए की सजा भुगत ली है। आनंद मोहन के परिवार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो लोग आपके परिवार से संपर्क साधेंगे, तो माफी की कोई गुंजाइश आप लोगों के परिवार की तरफ से आनंद मोहन के लिए? नहीं, माफ़ हम कभी नहीं कर सकते हैं माफ़ उनको, और कभी करेंगे ही नहीं। उनको आने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास सिंपैथी गेन करने के लिए, ठीक है। ये तब सोचना चाहिए था उन्होंने, जिस दिन उन्होंने ये कांड किया था मेरे पापा के साथ, तब सोचना चाहिए था कि ये जो काम कर रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या असर हो सकता है। आज आके हमारे घर के पास अगर वो सिंपैथी पूछने आते हैं, हम तो सीधा तेलंगाना पुलिस को कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, ये जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई, पहले कहा जा रहा था कि आज दिन में होगी, 12 बजे के बाद कभी होगी, लेकिन ये सुबह ही सुबह कर दी गई, मतलब 6:15 बजे। और पहले जो बताया जा रहा था कि आनंद मोहन जब जेल से बाहर निकलेगा तो वहां कार्यकर्ता होंगे और बाकायदा रोड शो होगा, अलग अलग जगह जाकर उसके कार्यक्रम होंगे, मंदिर में भी जाकर मत्था टेकेगा, और फिर अचानक से चुपके चुपके जो रिहाई कर दी गई, इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? जिस तरीके से आईएएस एसोसिएशन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, मामले को आगे कानूनी तौर पर चैलेंज करने की बात की जा रही है, वो हमको लगता है कि शायद ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ बिहार में होंगे जो इसके अगेंस्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो सकता है, या उसके वो टाइम पे बाहर लेके आने पर 12 o'clock तो आफ्टरनून टाइम है, तो अभी सारे लोग थोड़े जगे हुए होंगे, तो थोड़ा हंगामा मच सकता है, इसके कारण शायद उसको इतनी जल्दी रिहा कर दी गई है। हमको तो पता नहीं है इतना कि इसके एग्जैक्टली इसके पीछे रीज़न क्या है, मगर अब जेल में कैसे होता है मैन्युअल, वहाँ के रूल्स कैसे होते हैं, उनको क्यों इतना जल्दी भेज दिया गया,
इतना हमको पता नहीं है। अच्छा पद्मा, जब ये न्यूज़ आपको, आपकी फैमिली को मिली होगी कि साहब आनंद मोहन की रिहाई हो जाएगी, आनंद मोहन की रिहाई के लिए ये जो जेल मैनुअल है बाकायदा उसमें तब्दीली कर दी गई, तो जाहिर सी बात है बहुत शौक लगा होगा। कैसा रिएक्शन था, यकीन आया आप लोगों को? नहीं, यकीन नहीं आया। हम तो सोच रहे थे कि ये कंटिन्यू होगा उसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और हमने कभी पीछे मुड़ के फिर न्यूज़ भी नहीं पढ़ा था कहीं, या क्योंकि हम तो 100% ट्राई ही करते हैं कि उस तरफ हम जाके फिर रीलिव ना करें वो सारे मेमोरीज़ को। तो ये जो प्रिजन मैनुअल चेंज किया गया है, ये तो इसमें नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है। I mean, हम तो थोड़ा यही सोच रहे हैं कि पीएम मोदी जी भी ये क्यों एंकरेज कर रहे हैं ऐसे चीफ मिनिस्टर को। बिहार भी तो हमारा ही स्टेट है इंडिया का, हाँ, उसको भी डेवलप होना चाहिए। लोगों को डर डर के नहीं जाना चाहिए बिहार कि वहाँ पे गन्स लेके घूमते हैं। हर किसी को पूछे तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन बोलते हैं कि यार हमको बिहार जाने में बहुत डर लगता है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये जो प्रिजन मैनुअल का जो ये चेंज लेके आया गया है, ऐसे क्रिमिनल्स को बाहर लेके ना फ्रीली घूमने देना, शायद इंडिया इसलिए अभी भी डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर्स को मार देते हैं, और हमेशा डेवलपिंग कंट्री ही रहेगा। तो पीएम मोदी जी को ये जो प्रिजन मैनुअल है, जो भी है, आनंद मोहन से के साथ और दूसरे लोगों को भी रिहा कर दिया गया है, हमने सुना है, तो ये सब लोगों को वापस जेल में जाना चाहिए। और उन्होंने सज़ा की है तो सज़ा, गलत काम की है तो सज़ा तो उनको डेफिनेटली भुगतना चाहिए। बिल्कुल, नीतीश कुमार को लेकर आपकी नाराजगी वो साफ दर्शक देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो आप आस लगा रही हैं, जो आपको उम्मीद है, वो भी हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या इस बात को लेकर भी मन में अफसोस और आशंका नहीं होती है कि साहब बीजेपी, उसी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इसके अलावा वहीं बिहार सारण से सांसद जो हैं रूडी साहब, उनकी तरफ से तो बड़े सहानुभूति वाले बयान आ रहे हैं आनंद मोहन के लिए। वो तो कह रहे हैं कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाया गया, आनंद मोहन के साथ बहुत बुरा हुआ। तो ये बीजेपी के नेता और बाकायदा सेंट्रल मिनिस्टर्स अगर इस तरीके की सिंपैथी आनंद मोहन के लिए दिखाते हैं तो उससे क्या मैसेज जा रहा है? सिंपैथी किसके लिए? एक ऑनेस्ट ऑफिसर को मार डालने के लिए सिंपैथी? ऐसे नहीं होना चाहिए ना। अभी ऐसा है तो फिर हर किसी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए कि वो किसी को भी मार डाले और हैप्पीली दे कैन रोम ऑन द रोड्स। ऐसा नहीं हो सकता है ना। सिंपैथी किसके लिए? सिंपैथी एक ऐसा ऑफिसर को सड़े आम रोड पे ऑन ड्यूटी, और उस प्रोसेशन में आनंद मोहन जी शामिल क्यों थे? इसलिए क्योंकि वो क्रिमिनल थे। अगर क्रिमिनल नहीं थे वो तो वहाँ पे नहीं मौजूद होते। और उस मॉब को इंस्टिगेट करने के लिए किसने उनको राइट दिया था कि जाके उस कार पे अटैक करो? खुद वो इतना बड़ा कल्प्रिट है। हाँ, मेरे पापा के डेथ के लिए वो एक ही इंसान है जो सोल रीज़न है। उन्होंने खुद मॉब को इंस्टिगेट किया था। किसने बोला इंस्टिगेट करने के लिए? खुद एक इतना बड़ा क्रिमिनल है। सारे यूट्यूब पे जो वीडियोस आते हैं दिखाया जाता है कि गन लेके घूम रहा है। गन तो एक सिर्फ पुलिस ऑफिसर के पास होना चाहिए, एक क्रिमिनल के पास नहीं होना चाहिए। तो ये जो लॉ है इसको बदलना चाहिए। पीएम मोदी जी, हम समझते हैं कि हाँ बीजेपी है, ये सब है, मगर हमारा पप्पा का केस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। 29 इयर्स के बाद भी अगर लोग अभी लड़ रहे हैं इस बात को लेके, तो हम तो सोचते हैं कि हमारे पप्पा की इच्छा यही है कि बिहार में ये जो माफिया और ये सब कुछ है वो सब कुछ खत्म होना चाहिए। तो चलते चलते जरा दर्शकों को ये भी बताइए कि अपने पिता को इंसाफ मिले, इस लड़ाई को अब किस रूप में आपने ठाना है कि आप लड़ेंगी? हम डेफिनेटली लड़ेंगे। अभी आज सुबह में ही मम्मा साइन कर दी है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अपील ऑलरेडी चला जाएगा उनको, और हम लड़ेंगे। और अगर हमको बुलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट तो हम आएंगे, बात करेंगे। हमसे जितना हो सकता है हमारे पापा के लिए हम करेंगे। फिर आगे देखते हैं, भगवान पे है जो भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए, और एबीपी न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि इंसाफ की लड़ाई में आपको जीत मिले। पद्मा थी डीएम कृष्णैया की बेटी,
4 साल की थी जब इनके पिता की हत्या कर दी गई थी और वो हत्यारा जिसको अदालत से सजा मिली थी इनके पिता की हत्या के लिए उम्र कैद की, उसी की रिहाई बाहुबली आनंद मोहन की मैं बात कर रही हूं, वो आज सुबह 6:15 बजे चुपके चुपके हो गई है। जेल मैनुअल में तब्दीली करके उसकी रिहाई का रास्ता निकाला गया। इसी को लेकर सियासतगर्द और परिवार की तरफ से अब उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई जा रही है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की परिवार की ये तैयारी। हम आगे बढ़े, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बंगाल में हावड़ा हिंसा को लेकर इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि हावड़ा हिंसा की एनआईए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच के आदेश दिए हैं। हावड़ा में आपको याद होगा अभी पिछले दिनों रामनवमी का त्योहार, उस दौरान हिंसा हुई थी और इसी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से एनआईए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल और अपडेट के साथ इस खबर पर जानकारी देंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मार्च का आखिर था। ये 30-31 मार्च की तस्वीरें आपके सामने हैं जब रामनवमी के मौके पर बंगाल में हिंसा हुई थी, अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, पथराव हुआ था और इसी के बाद इस हिंसा को लेकर अब कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि ये जो हिंसा हुई थी रामनवमी के मौके पर हावड़ा में, इसकी एनआईए जांच होगी। रामनवमी के जुलूस के दौरान ये हिंसा हुई थी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त मौजूद है। मनोज्ञा, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, एनआईए जांच होगी हावड़ा हिंसा की, मतलब ये तो सीधे सीधे राज्य सरकार ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। जी बिल्कुल रोमाना, जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सत्य है और इसमें दो बातें हैं। पहला ये कि हावड़ा, दालखोला और उसके साथ रिश्रा, इन तीनों जगह जहां हिंसा हुई थी उस पर अब एनआईए का आदेश दे दिया गया है और अगले 2 हफ्ते में जितने भी थाने इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें वो सारे डॉक्यूमेंट, सारे सीसीटीवी फुटेज और उसके साथ वो सारे दस्तावेज जो भी सीज किए गए हैं वो एनआईए को हैंडओवर कर देने होंगे। अभी तक इस पर सीआईडी जांच कर रही थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दिया था कि सीआईडी इसकी जांच करेगी। हावड़ा और रिश्रा दोनों की ही जांच सीआईडी कर रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार के खिलाफ अगर ये ऑर्डर देखा जाए, क्योंकि इसमें 4 पीआईएल हुई थी जिसमें से एक पीआईएल लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने भी दायर की थी, मांग करते हुए कि इस मामले की एनआईए जांच होनी चाहिए, तभी इसमें सत्य की बिना पर और सत्य के आधार पर जांच हो पाएगी। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीधे आदेश दिए हैं कि एनआईए इसकी जांच करे और 2 हफ्ते में ये सारे दस्तावेज जमा कर देने होंगे राज्य सरकार या फिर उन सारे थानों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सीधा एनआईए को। बहुत शुक्रिया आपका मनोज्ञा लोईवाल इस तमाम जानकारी। और अब इस वक्त पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर दिनाजपुर में लगातार पश्चिम बंगाल में तनाव का माहौल बना हुआ है। युवक की मौत के बाद से हालात बिगड़े हुए हैं। उत्तर दिनाजपुर के कलियागंज में धारा 144 लागू की गई है। 3 दिन के लिए इस इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पुलिस की गोली की वजह से युवक की मौत हुई। युवक का नाम मृत्युंजय बर्मन बताया जा रहा है। तो युवक की मौत के बाद से हालात और बिगड़े, तनाव और बढ़ गया है उत्तरी दिनाजपुर में। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज्ञा लोईवाल से कि अभी स्थिति कैसी बनी हुई है। मनोज्ञा, रोमाना, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, खासतौर से दिनाजपुर जिले में, क्योंकि बार बार ये दूसरी घटना है जब 1 हफ्ते के अंदर दूसरा शव मिला है और इस पर फिर से एक बार राजनीति शुरू हो गई है। पिछले शुक्रवार को एक लड़की का शव मिला था, जिसके बाद वहां पर जिस तरह की तस्वीरें आई, पहले थाने पर हमला हुआ, पुलिस वालों पर हमला हुआ, जब लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस फेंकी गई, उसके बाद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पाई। अभी 144 धारा सीआरपीसी कई सारे इलाकों में लागू कर दी गई है। हालांकि इस समय ये दूसरी मौत है, जिसके बाद अब बीजेपी सवाल उठा रही है, ये कहते हुए कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। कल ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया था बीजेपी पर, ये कहते हुए कि बिहार से गुंडे आकर बंगाल में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज्ञा लोईवाल इस तमाम जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।